हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं कृष्ण सैनी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल इंस्पायर फिजिक्स क्लासेज में। आज हम आपको कराने जा रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के टॉप 50 क्वेश्चन। इन 50 क्वेश्चनों में आपके विद्युत धारा का जो हमारा चुंबकीय प्रभाव का चैप्टर है उसके सभी जो कंसेप्ट हैं रिवाइज हो जाएंगे। तो दोस्तों ये जो 50 क्वेश्चन है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन क्वेश्चनों में से आपको अपने एग्जाम में सेम टू सेम क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। तो शुरुआत करते हैं इन 50 क्वेश्चनों की। और आपका जो पहला क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन के सामने है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही दोस्तों सभी का पढ़ा हुआ कंसेप्ट है वही इसके अंदर लग रहा है, लेकिन फिर भी कई बच्चे इसका राइट आंसर नहीं दे पाएंगे। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या आता है। दोस्तों आपको बताना कि हमारा कोई एक धारावाहिक चालक है, वह अपने चारों ओर उत्पन्न करता है केवल विद्युत क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र, या इन दोनों को करता है, या कोई भी क्षेत्र वह उत्पन्न नहीं करता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों हम समझ ने पढ़ रखा है कि जब हमारा कोई जो आवेश होता है वो नियत वेलोसिटी से गतिमान होता है तब वह चुंबकीय क्षेत्र एवं विद्युत क्षेत्र दोनों को उत्पन्न करता है। तो इस कंसेप्ट के आधार पर कई बच्चे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी वाला चुनेंगे, क्योंकि यह विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा। एक धारावाहिक चालक के अंदर आवेश गतिमान होता है, लेकिन एक्चुअल में दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला होगा। दोस्तों कि इसके चारों ओर केवल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। और ऐसा क्यों होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर हमारा आवेश गतिमान है, ये आवेश गतिमान होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र दोस्तों हमारा जो क्षेत्र है वो चुंबकीय क्षेत्र एवं विद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा, लेकिन बाहर केवल हमारा चुंबकीय क्षेत्र होगा। जो विद्युत क्षेत्र होता है दोस्तों वो याद रखना इस चालक के अंदर होता है। आपको पूछ लिया कि ये भी पूछ लिया जाता है कि चालक के अंदर कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होगा। चालक के अंदर दोस्तों हमारा कोई भी विद्युत क्षेत्र नहीं होगा, चुंबकीय क्षेत्र नहीं होगा, केवल विद्युत क्षेत्र होता है। और चालक के जो बाहर उत्पन्न होता है वो हमारा चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। अब चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसके अंदर में क्या पूछा गया कि एक धारावाहिक चालक के एक धारा अल्पांश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के अधिकतम होने के लिए अल्पांश एवं अल्पांश को बिंदु से मिलाने वाली रेखा के बीच कौन होना चाहिए। आपको क्या बताना है कि दोस्तों आपके पास एक धारावाहिक चालक है, उसके किसी धारा अल्पांश के कारण हमारा उससे डी दूरी पर कोई एक बिंदु है। यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो आपको बताना है कि इन दोनों के मध्य का जो एंगल है वो कितना होना चाहिए कि यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र हो वो हमारा मैक्सिमम हो, यह आपको बताना है। चुंबकीय क्षेत्र अधिकतम होने के लिए अल्पांश एवं अल्पांश बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा है उसके मध्य का कोण कितना होना चाहिए। तो दोस्तों आपने बायो सावर्ट का नियम पढ़ रखा होगा, उसके अनुसार जो हमारा अल्पांश के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र का जो फॉर्मूला है वो उसने क्या दिया था, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई। और यहाँ पर क्या होता है हमारा आइडियल साइन थीटा अपॉन में क्या होता है आर स्क्वायर होता है। आइडियल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ से अपन देखते हैं कि जो हमारा यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वह साइन थीटा के समानुपाती होता है। बी क्या होता है कि साइन थीटा के समानुपाती है। और हम सभी जानते हैं कि दोस्तों साइन थीटा का जो मान मैक्सिमम होता है वो 90 डिग्री पर होता है। तो यदि इस अल्पांश के कारण और कि इस रेखा को जो बिंदु को मिलाने वाली रेखा है उन दोनों के मध्य का एंगल यदि 90 डिग्री होगा तो साइन थीटा का मान हमारा मैक्सिमम हो जाएगा। यदि साइन थीटा का मान मैक्सिमम होगा तो यहाँ पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान भी अधिकतम होगा। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। एक धारावाहिक चालक के जो अल्पांश धारा अल्पांश इसके कारण इससे बिंदु पर जो हमारा जो मैक्सिमम चुंबकीय क्षेत्र होगा तो इस मिलाने वाली रेखा एवं अल्पांश के मध्य का जो एंगल है वो हमारा कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आपके लिए थर्ड क्वेश्चन। दोस्तों थर्ड क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये डायग्राम दिया हुआ है इसके अंदर आपको, और इस डायग्राम के कारण बिंदु ओ पर आपको बताना कि चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। दोस्तों वैसे तो थोड़ा हार्ड लेवल का आपको लग सकता है, लेकिन कई क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसे पूछे जाते हैं। और आपको आगे के जो 50 क्वेश्चन है उसके अंदर कि बहुत ईजी क्वेश्चन और हाई क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। तो आप इस हाई क्वेश्चन को देखकर इस वीडियो को स्किप नहीं कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में कि क्या राइट आंसर होगा। दोस्तों पहले अपन इस तार की बात करते हैं। तो इस तार पर दोस्तों हमारा जो बिंदु है वो इसके अक्ष पर स्थित है। और हम सभी जानते हैं कि हमारा कोई भी एक तार होता है तो इसके खुद के अक्ष पर दोस्तों हमारा कोई भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता है। चालक के अंदर केवल दोस्तों हमारा कि विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, कोई भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा। तो इस तार के कारण तो यहाँ पर कोई भी चुंबकीय क्षेत्र नहीं होगा। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा दोस्तों एक तो हमारी जो अर्धवर्त कुंडली है इसके कारण, और यहाँ पर जो हमारा जो तार है कि है इसके अक्ष पर नहीं है, इससे 8 दूरी पर है, तो इसके कारण भी यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो इन दोनों के कारण दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो उसी का इन दोनों का योग हमारा इस ओ बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा। तो अपन निकालते हैं इसका कितना होगा। दोस्तों यहाँ पर हमें अर्धवर्त कुंडली दी हुई है। हम सभी जानते हैं कि
यदि हमारी एक पूर्ण कुंडली हो तो इसके केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र का जो फॉर्मूला होता है वो म्यू नोट आई अपॉन में हमारा कितना होता है 2r होता है। यहाँ पर हमारी केवल अर्ध यानी कुंडली है तो अर्ध कुंडली के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, हमारा म्यू नोट आई अपॉन में इसका हाफ हो जाएगा यानी कि 4r हो जाएगा। और दोस्तों बात करते हैं इस तार की। हम सभी जानते हैं कि हमारा कोई एक धारावाहिक चालक तार है, इससे यानी कि r दूरी पर यदि हमारा कोई बिंदु हो तो यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र का जो फॉर्मूला होता है वो म्यू नोट आई अपॉन में हमारा कितना होता है 2πr होता है। यदि ये दूरी d हो तो ये हमारा 2πd हो जाता है। लेकिन दोस्तों यह जो हमारा बिंदु है वो इसके एक किनारे पर स्थित है, तो याद रखना यदि यहाँ पर जो किनारे पर यदि स्थित होता है तो ये हमारा इसका हाफ हो जाता है। तो इसके कारण दोस्तों इस तार के कारण यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा हमारा वो कितना हो जाएगा, हमारा म्यू नोट आई अपॉन में कितना हो जाएगा, ये 4πr हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों इसके मध्य में यानी पॉजिटिव यानी प्लस का निशान आएगा, नेगेटिव निशान आएगा, ये अपने इसके डायरेक्शन से पता लगाएंगे। दोस्तों हमारा जो दाएं हाथ है उसकी अंगुलियों को यदि अपन इस प्रकार से मोड़ेंगे यानी कि इस प्रकार से, यानी कि धारा यहाँ पर बह रही है तो दोस्तों हमारा जो अंगूठा होगा हमारा लंबवत ऊपर की ओर होगा, तो इसके कारण जो डायरेक्शन हो जाएगी दोस्तों हमारे ऊपर की ओर हो जाएगी। और इस तार के कारण देखते हैं कि तार में यानी धारा है वो इस डायरेक्शन में बह रही है, तो यदि दोस्तों हमारा जो दाएं हाथ का अंगूठा है वो यदि इस तार यानी इस डायरेक्शन में करते हैं तो ऊपर की ओर दोस्तों हमारा जो अंगुलियों का घुमाव होगा यानी कि इस डायरेक्शन में करके देखिए वो भी हमारा ऊपर की ओर होगा, तो इन दोनों की जो डायरेक्शन होगी दोस्तों हमारे ऊपर की ओर हो जाएगी। तो यानी कि दोनों चुंबकीय क्षेत्र हमारे एक डायरेक्शन में है तो यानी कि इन दोनों का योग हो जाएगा, तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। यानी बिंदु ओ पर दोस्तों हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा टोटल वो कितना हो जाएगा, म्यू नोट आई अपॉन में 4πr प्लस के म्यू नोट आई अपॉन में 4πr। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब आपको आने के आगे बहुत ही आसान क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। आपका है 4 नंबर का क्वेश्चन है। इसके अंदर हमें क्या बताना है कि एक चालक में प्रवाहित स्थिर धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा किस नियम से दी जाएगी। दोस्तों हमें क्या बताना है कि आपके पास एक धारावाहिक चालक है तो इसके कारण यानी कि इसके यानी चारों ओर जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जो हमारे चुंबकीय बल रेखाएं उत्पन्न होती हैं, इसकी डायरेक्शन आपको बतानी है किस यानी नियम से दी जाती है, लेंज के नियम से, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से, या फ्लेमिंग के बाएं हाथ से, या दाएं हाथ की हथेली के नियम से, या मैक्सवेल के नियम से। दोस्तों आपको पता होना चाहिए हमारा कोई भी एक धारावाहिक चालक है यदि इसमें धारा प्रवाहित हो रही है तो जो चुंबकीय यानी कि इसके चारों ओर चुंबकीय बल रेखाएं होती है हमारी वर्तीय रूप में होती हैं। अब दोस्तों इसकी डायरेक्शन वो वामावर्त होती है या दक्षिणावर्त होती है, ये अपन यानी अपन हमारा जो दाएं हाथ की हथेली का नियम है इससे पता लगाते हैं। तो इसके 2 नियम होते हैं। एक तो क्या होता है कि दोस्तों हमारा जो धारा यानी कि जो यानी वाले दिशा है उसके अंदर यदि दोस्तों हमारा जो दाएं हाथ का अंगूठा है वो यदि अपन कर देते हैं तो एक तो दोस्तों हमारा जो अंगुलियों का घुमाव जिस डायरेक्शन में होगा उसी डायरेक्शन में दोस्तों हमारी चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं। और दूसरा नियम क्या है इसका कि यदि अंगूठा है हमारे वही दाएं हाथ का, यदि हमारा धारा की डायरेक्शन में कर देते हैं और दोस्तों यानी जिस डायरेक्शन में करना हो उस डायरेक्शन में अपन अंगुलियों को करेंगे तो हमारी जो हथेली की डायरेक्शन होगी उसी डायरेक्शन में हमारी चुंबकीय बल रेखाएं होंगी। जैसे कि दोस्तों आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ, इस डायग्राम से आपको पता चल जाएगा। यानी कि यह डायग्राम आपको यहाँ पर एक दिखाई दे रहा होगा। इसके अंदर दोस्तों में दिखाई दिया है कि यानी अंगुलियों की जो हमारी डायरेक्शन है वो अपन यानी तार से जिस डायरेक्शन में बिंदु है उस डायरेक्शन में की गई हैं, और जो हमारा जो अंगूठा है उसको किस डायरेक्शन में किया गया है, धारा की डायरेक्शन में किया गया है। तो हमारी जो हथेली यानी दोस्तों ऊपर की ओर है, तो इस यानी बिंदु पर जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा वो पृष्ठ के लंबवत यानी हमारे ऊपर की ओर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा जो धारा की जो यानी डायरेक्शन यानी क्या विद्युत चुंबकीय बल रेखाओं की जो दिशा ज्ञात की जाती है वो दाएं हाथ की हथेली नियम से की जाती है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों आपका जो 5वां नंबर का क्वेश्चन वो भी आपकी स्क्रीन पर है। इसके अंदर हमें क्या बताना है कि 2 एक समान कुंडलियां एक दूसरे के लंबवत इस प्रकार से रखी गई हैं कि उनके केंद्र संपाती है। यानी दोस्तों यहाँ पर 2 कुंडलियां आपको दिखाई दी गई हैं, वो इस प्रकार से रखी गई हैं कि उनका जो केंद्र है वो संपाती हैं लेकिन वो एक दूसरे के लंबवत हैं। तो आपको बताना कि केंद्र पर कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र, यानी दोस्तों यानी कि इसके केंद्र पर जो एक कुंडली के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होगा उसका, और दोनों कुंडलियों के कारण जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र होगा, यानी दोनों कुंडलियों के कारण जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र बी कुल होता है, इन दोनों का अनुपात आपको बताना है कितना होगा। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि दोस्तों में क्या दिया हो कि दोनों में समान धारा बह रही है। तो इसका मतलब क्या होगा कि दोस्तों दोनों के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होगा यानी कि दोनों का मान बराबर होगा, लेकिन दोस्तों इसके कारण जो हमारे चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन यानी इसके अक्ष के अनुदिशन इस प्रकार से होगी, और दूसरी वाली कुंडली है उसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन हमारी इसके केंद्र ऊपर की ओर हो जाएगी। अपन देखते हैं कि दोस्तों दोनों के कारण यानी समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। मान लेते हैं हमारा बी उत्पन्न हो रहा है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा दोस्तों हमारा √b हो जाएगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि यदि हमारे जो सदिश यदि 2 सदिश परपेंडिकुलर हों तो उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो b1 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर होता है। यहाँ पर b1 का मान भी b रखेंगे, b2 का मान भी अपन b रखेंगे, तो मैग्नीट्यूड हमें √2b प्राप्त हो जाएगा।
तो एक कुंडली के कारण दोस्तों हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र हमारा बी है और दोनों का जो मैग्नीट्यूड है जो हमारा वो कितना है, यानी रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो √2 है। तो इन दोनों का जो अनुपात हो जाएगा हमारा वो कितना हो जाएगा, 1:√2 हो जाएगा। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। दोस्तों याद रखना इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जैसे मैंने इसको निकाला है वैसे भी आप इसको निकाल सकते हैं। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 6 नंबर का क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर है। इसके अंदर बताइए क्या होगा। 6 नंबर के क्वेश्चन में आपको क्या बताना है कि एक लंबे सीधे धारावाही चालक में प्रवाहित धारा I के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निम्न में से किसके अनुक्रमानुपाती है। दोस्तों हमें क्या बताना है कि एक धारावाहिक चालक है, इससे यानी डी दूरी पर कोई एक बिंदु स्थित है, तो यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वो आपको बताना है कि इस धारा के साथ किस प्रकार से संबंधित होता है। तो मैंने आपको बताया कि यानी धारावाहिक चालक तार के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र का जो फॉर्मूला होता है वो μ0I में कितना होता है, 2πd होता है। तो यहाँ से दोस्तों अपन देखते हैं कि जो हमारी धारा होती है वो बी के डायरेक्टली समानुपाती है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, यानी चुंबकीय क्षेत्र यानी जो धारा के साथ यानी अनुक्रमानुपाती यानी आई के अनुक्रमानुपाती होता है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो 7 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या बताना है कि एक निश्चित लंबाई के तार से बनी एक फेरे वाली कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बी है। इसी लंबाई के तार से बनी 2 फेरों वाली कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र होगा यदि धारा नियत रहे। दोस्तों हमें क्या बताना है कि आपके पास एक तार है, यदि इसको इस प्रकार से एक कुंडली वाली यानी एक फेरे वाली कुंडली में चेंज करते हैं तो इसके केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र हमें बी दिया हुआ है। तो आपको बताना है कि यदि इसको 2 फेरों वाली कुंडली में यदि अपन चेंज कर देते हैं तो इसके केंद्र पर जो हमारा नया चुंबकीय क्षेत्र होगा वो कितना होगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में डायरेक्ट भी पूछा जाता है। तो याद रखना यदि यानी कि एक फेरे वाली कुंडली का चुंबकीय क्षेत्र हमारा बी है, तो यदि इसको एन फेरों वाली कुंडली में चेंज करते हैं तो नोट कर लेना जो चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा हमारा n² बी हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों इसको 2 फेरों वाली कुंडली में चेंज किया गया है, यानी n का मान 2 दिया हुआ है, तो b2 का मान हमारा कितना हो जाएगा, हमारा 4b हो जाएगा, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट भी पूछा गया है कि यदि हमारी कोई एक तार को यदि एक फेरे वाली कुंडली में चेंज करते हैं उसका चुंबकीय क्षेत्र बी है, यदि इसको एन फेरों वाली कुंडली में अपन चेंज कर देते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, तो हमारा हो जाएगा n² बी हो जाएगा। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आपके लिए 8वां क्वेश्चन है दोस्तों, पहले मैं बता दे रहा हूँ कि यानी कि इसके जो मध्य की दूरी है वो में 10 सेंटीमीटर दी हुई है, जैसे कि हमारे इंग्लिश वाले में बिल्कुल सही है। तो यानी अब पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। यानी दोस्तों बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है, यानी डायरेक्ट यानी कि आपको फॉर्मूला यदि याद है तो आप फॉर्मूले में मान रखकर इसका राइट आंसर निकाल सकते हैं। इसके अंदर में क्या दिया हो कि एक यानी वही हमारा सीधा धारावाहिक चालक तार है, उसमें 20 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो इससे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर हमारा कोई एक बिंदु स्थित है, वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बतानी है कितनी होती है। तो इसका फॉर्मूला मैंने आपको कई बार नोट करवा दिया है, ये हमारा होता है μ0I में 2πd होता है। यहाँ पर इसके अंदर अपन मान को इनपुट करेंगे तो म्यू का मान दोस्तों आपका कितना हो जाएगा, म्यू का मान अपन जानते हैं 4π × 10⁻⁻7 होता है। धारा का मान हमें 20 एम्पियर दिया हुआ है दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा 2π और डी का मान हमें कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो यानी कि हो जाएगा 10 × 10⁻2, इसको मीटर में चेंज करेंगे तो दोस्तों हमारा ये 2 यानी 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 हो जाएंगे, तो 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना ऊपर, तो बचेगा 4 और गुणा 10 की घात यानी दोस्तों ये 2 ऊपर जाएगी तो हमारी -5 बच जाएगी, यानी कि 7 में से 2 घटेंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा 4 × 10 की घात -5। ये मैं ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा जो 8th नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, इसके अंदर हमें क्या बताना है कि दिया किसी धारावाहिक चालक के समीप उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किस नियम से दिया जाता है। दोस्तों हमें क्या बताना है कि आपके पास कोई एक धारावाहिक चालक है तो उसके समीप जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र होता है वो किस नियम के द्वारा दिया जाता है, यह आपको बताना है। दोस्तों यानी कि इससे पहले जो क्वेश्चन पूछा गया था उसके अंदर जो हमारे जो डायरेक्शन है वो आपको बतानी थी वो कौन से नियम से दी जाती है। अब इसका जो मान है वो कौन से नियम से दिया जाता है यह हमें बताना है कि कूलॉम के नियम से, लेंज के नियम से, बायो-सावर्ट के नियम से या किरचॉफ के नियम से। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि यदि हमारा कोई एक तार है, इसके यानी कारण इसके समीप जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र बी होता है वो अपन यानी बायो-सावर्ट के नियम से निकालते हैं। उसने क्या किया था कि एक अल्पांश लिया था और इस अल्पांश के कारण जो यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है इससे आर दूरी पर, उसका फॉर्मूला इसने दिया था हमारा μ0 / 4π और ये होता है हमारा IDL sin θ में कितना होता है r² होता है। तो इस फॉर्मूले के द्वारा दोस्तों इस बिंदु पर उन्होंने चुंबकीय क्षेत्र का मान याद किया था। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी किसी धारावाहिक चालक के समीप जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र होता है वो बायो-सावर्ट के नियम से निकाला जाता है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। हमारा 9th
9th नंबर का नहीं, सॉरी दोस्तों 10th नंबर का क्वेश्चन है, ये 9th नंबर का हो गया और इससे पहले हमारा 8 नंबर का ये भी हो गया। अब हमारा 10 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या बताना है कि जब एक धारावाही वर्तीय कुंडली में धारा दोगुनी एवं लपेटों की संख्या को आधी कर दी जाती है तो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का पूर्व मान होगा। दोस्तों आपको क्या बताना कि यदि आपके पास एक यानी कोई एक धारावाही कुंडली है, उसके अंदर यदि फेरों की संख्या n का मान 2 गुना कर दिया जाता है और इसके अंदर दोस्तों हमारा जो धारा है, सॉरी दोस्तों यानी जो हमारी लपेटों की संख्या का मान है वो तो हमारा हाफ कर दिया जाता है और धारा का मान है आई का मान वो 2 गुना किया जा रहा है, तो आपको बताने कि नया चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। दोस्तों याद रखना चुंबकीय क्षेत्र का जो फॉर्मूला होता है हमारा वो म्यू नॉट एन आई अपॉन में 2r होता है। यदि एक फेरों वाली कुंडली लेते हैं तो दोस्तों उसके लिए मैंने आपको बताया था कि वो हमारा होता है म्यू नॉट आई अपॉन में 2r होता है। यदि कुंडली के n फेरे होते हैं तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है तो वो याद कर लेना म्यू नॉट एन आई अपॉन में 2r होता है। तो यहाँ से अपन देखते हैं कि यह हमारी n के समानुपाती होती है और i की भी समानुपाती होती है। यदि दोस्तों n के मान को तो यहाँ पर हाफ कर दिया गया है और धारा के मान को 2 गुना कर दिया गया है, तो हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा वो यानी पहले के बराबर ही हो जाएगा कि ये दूसरे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी जो हमारा केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा वो पूर्व मान के बराबर हो जाएगा, समान हो जाएगा। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आपके लिए 11th नंबर का क्वेश्चन है। 11 नंबर के क्वेश्चन में क्या बताना है कि किसी चालक में धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, तो यह नियम है। दोस्तों हमें क्या बताना है कि एक धारावाही यानी चालक है, उसे यदि धारा प्रवाहित हो रही है तो इसके चारों ओर क्या होता है कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो यह जो दोस्तों जो लॉ दिया था, ये जो नियम बताया है, यानी लेंज का नियम है, एम्पियर का नियम है, ओम का नियम है या मैक्सवेल का नियम है, ये आपको बताना है कौन सा नियम है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। दोस्तों एम्पियर का नियम है वही हमें यह बताता है कि एम्पियर के अनुसार ही यदि हमारा कोई एक धारावाहिक चालक है उसके कारण जो यानी कि चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो ये जो यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की यानी जो मैंने उसका मालूम करवाया था वो कौन से यानी एम्पियर के नियम के अनुसार ही होता है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। अब हमारा 12 नंबर का क्वेश्चन है। इस 12 नंबर के क्वेश्चन में हमें क्या बताना है कि दो समान लंबाई के तारों को एक वर्ग और एक वर्त के रूप में मोड़ा गया है। यदि इसमें प्रवाहित धाराएं समान है तो इसके चुंबकीय आघूर्णों का अनुपात होगा। दोस्तों आपको क्या बताना है कि आपके पास यानी दो समान लंबाई के कोई दो तार हैं, एक को तो क्या कर दिया गया हमारा एक आयत बना दिया गया यानी वर्ग के रूप में, और दूसरे को यानी कि इस प्रकार से यानी जो हमारा दोस्तों जो वर्त होता है उसके रूप में मोड़ दिया गया है। तो इन दोनों के कारण जो अब हमारा जो चुंबकीय आघूर्ण हो जाएगा वो आपको बताना कितना होगा। तो दोस्तों चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, होता है हमारा M/I/A होता है, यानी क्षेत्रफल इंटू में यानी जो हमारी धारा होती है उसके गुणनफल के बराबर होता है। तो दोनों के अंदर दोस्तों धारा तो समान है, लेकिन जिसका दोस्तों हमारा जो क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा वो वही हमारा चुंबकीय आघूर्ण का अनुपात हो जाएगा। तो यहाँ पर यानी सबसे पहले अपन देखते हैं कि हमारा जो एक तार है इसकी लंबाई मान लेते हैं हमारी L है, इसको यदि वर्ग में चेंज किया गया है तो यानी दोस्तों इसकी एक भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगी L/4 हो जाएगी, और इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा हमारा क्या होता है भुजा स्क्वायर होता है, तो भुजा स्क्वायर हो जाएगा, इसका मतलब 4/L² हो जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों यदि L लंबाई का हमारा कोई एक तार है उसको वर्त में यदि अपन चेंज कर देते हैं तो इसकी जो परिधि हो जाएगी 2πr वो इसकी लंबाई के बराबर होगी। तो यहाँ से जो L इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा वो R इक्वल टू L अपॉन में 2π हो जाएगा। तो इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा दोस्तों वो कितना हो जाएगा आपका πr² होता है, तो यहाँ पर पाई हो जाएगा और स्क्वायर अपन करेंगे तो L² अपॉन में 4π² हो जाएगा। तो यानी दोस्तों ये पाई से पाई हमारा ए कैंसिल हो जाएगा और ये L² अपॉन में 4π हो जाएगा। अब यदि इन दोनों का यदि अपन अनुपात निकालेंगे तो दोस्तों यानी कि L² से L² कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर तो बचेगा हमारा 1/16 और इसके नीचे क्या बचेगा यानी कि 1/4π बचेगा। यदि ये 4π ऊपर आ जाएगा तो दोस्तों यहाँ पर ये 4π आ जाएगा, और यदि इसको आगे अपन कैंसिल करेंगे तो हमारा कितना बच जाएगा 4, यानी कि इनका अनुपात हमारा कितना हो जाएगा पाई अनुपात 4 हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। अब आपके लिए 13 नंबर का क्वेश्चन है। 13वें क्वेश्चन में हमें क्या बताना है कि ए भुजा वाले वर्गाकार चालक फ्रेम के विकिरण के दोनों कोनों पर बैटरी से जोड़ने पर केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है। दोस्तों आपको क्या बताना है कि आपके पास इस प्रकार से कोई एक वर्गाकार फ्रेम है, इसके यानी कि दो हमारे जो विकिरण के ये दोनों कोने हैं इन दोनों को यानी कि किसी बैटरी से जोड़ दिया गया है। तो दोस्तों बैटरी से यदि करंट इस प्रकार से फ्लो रहा है तो इस तार के अंदर ये डायरेक्शन होगी, यहाँ पर डायरेक्शन ये होगी करंट की, यहाँ पर ये, यहाँ पर ये। तो आपको बताना है कि इसके जो हमारा केंद्र होगा यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। देखिए दोस्तों इस
तार के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होगा उसके डायरेक्शन यहाँ पर हमारी नीचे की ओर होगी। यानी यदि अपन इसको अंगुली यानी दाएं हाथ से पकड़ते हैं और अंगूठा यदि अपन ऊपर की ओर करते हैं तो हमारी जो अंगुली होती है वो नीचे की ओर होती है, तो डायरेक्शन नीचे की ओर होंगी। इस तार के कारण दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र हमारा ऊपर की ओर होगा, क्योंकि यदि अपन अंगुलियों को इस प्रकार से घुमा लेते हैं तो यहाँ पर अंगुलियों को घुमा ऊपर की ओर होगा। तो यानी दोस्तों हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो दोनों तार के कारण यहाँ पर बराबर उत्पन्न होता है, लेकिन डायरेक्शन में विपरीत होने के कारण वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो यानी कि ये दोनों चुंबकीय क्षेत्र होंगे इन दोनों तारों के कारण एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इसी प्रकार से दोस्तों इस तार के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो इस तार के द्वारा कैंसिल कर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी डायरेक्शन है वो यानी सेम है, तो यहाँ पर भी विपरीत डायरेक्शन में होंगे चुंबकीय क्षेत्र। तो इस प्रकार से दोस्तों इस बिंदु पर जो टोटल चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा हमारा शून्य हो जाएगा। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसके अंदर दोस्तों में डायरेक्शन बतानी है, यानी आपको एक शक्ति लाइन दी हुई है उसके अंदर यानी नीचे यानी दक्षिण की ओर धारा बह रही है, तो इसके ऊपर यानी दो यानी ठीक दोस्तों यानी कि इसके ऊपर यानी हमारा लंबवत ऊपर की ओर एक बिंदु है, वहाँ पर आपको बताने की चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन किस प्रकार से होगी। अब दोस्तों आपको क्या करना है कि हमारा जो दाएं हाथ का जो अंगूठा है वो क्या करना है कि नीचे की ओर करना है, और जस्ट यानी दोस्तों यानी स्क्रीन के ऊपर जो अंगुलियों का हमारा जो घुमाव होता है तो अपन देखते हैं कि यदि अपन अंगूठे को नीचे की ओर करेंगे तो अंगुलियों का घुमाव दोस्तों यानी कि नीचे से आएगा और इसके ऊपर यानी इस डायरेक्शन में होगा, यानी कि तार के ऊपर जो अंगुलियों का घुमाव होगा वो इधर पश्चिम की ओर होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा, यानी चुंबकीय क्षेत्र की जो हमारी दिशा हो जाएगी यहाँ पर हो जाएगी पश्चिम की ओर होगी। इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, यानी कि हमारा जो तार है इसके अंदर यानी दक्षिण यानी नीचे की ओर धारा बह रही है। तो यदि दोस्तों अपन इसको यानी कि इस प्रकार से पकड़ेंगे कि यानी कि अंगूठा नीचे की ओर हो तो दाएं की अंगुली को घुमाव दोस्तों यानी कि तार से नीचे आएगा और ऊपर की ओर यानी कि इस डायरेक्शन में, यानी तार के नीचे तो हमारे किस यानी पूरब की डायरेक्शन में, और तार के ऊपर जो यानी चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन हो जाएगी वो हमारे कौन सी हो जाएगी पश्चिम डायरेक्शन में हो जाएगी। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। अब 15 नंबर का क्वेश्चन है। 15 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या बताना है कि गॉस किस राशि की इकाई है। दोस्तों हमारी जो गॉस होती है वो आपको बताना है कि किस राशि का मात्रक है, यानी किस यानी राशि की इकाई है, यूनिट है। तो दोस्तों याद रखना जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र होता है उसका जो हमारा एसआई मात्रक होता है वो टेस्ला होता है, और सीजीएस मात्रक होता है वो हमारा गॉस होता है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी जो हमारा बी होता है चुंबकीय क्षेत्र होता है उसी की यानी गॉस एक यानी सीजीएस यानी मात्रक पद्धति में यूनिट होती है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। अब हमारा 16 नंबर का क्वेश्चन है। 16 नंबर के क्वेश्चन में क्या बताना है कि एक 8 त्रिज्या की वर्तीय कुंडली में धारा प्रवाहित के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। दोस्तों आपको क्या बताना है कि आपके पास इस प्रकार से कोई एक वर्तीय कुंडली है जिसकी त्रिज्या आर है, तो इसके केंद्र पर जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र होगा वो आपको बताना है कि आर के साथ किस प्रकार से संबंधित होता है। आर के समानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, या आर स्क्वायर के समानुपाती का या व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अपन देखते हैं कि दोस्तों हमारा जो कुंडली के केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र का जो फॉर्मूला होता है वो एक फेरे वाली कुंडली के तो म्यू नॉट आई अपॉन में 2r होता है। n फेरों के लिए दोस्तों यहाँ पर n लग जाता है, तो यहाँ पर हमारा एक ही फेरा दिया हुआ तो इसकी त्रिज्या r है। तो अपन देखते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र होता है दोस्तों वह r की व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, न कि r स्क्वायर के। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आपके लिए 17 नंबर का क्वेश्चन है। इस 17 नंबर के क्वेश्चन में आपको क्या बताना है कि एक निश्चित लंबाई के तार में एक फेरे वाली वर्ताकार कुंडली बनाई गई है, तो इसमें निश्चित धारा प्रवाहित करने पर कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय प्रेरण B1 है। तो इसी तार से 3 फेरे लगाकर बनाई गई वर्ताकार कुंडली के केंद्र पर उसी द्वारा चुंबकीय प्रेरण का मान होगा। दोस्तों आपको क्या बताना कि आपके पास एक निश्चित लंबाई का तार है, उसे एक फेरे वाली कुंडली बनाई गई है, तो उसका चुंबकीय क्षेत्रफल आपको B1 दे दिया गया। अब आपको दिया हो कि इसको 3 फेरे बनाने हैं। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि यदि अपन n फेरे वाली कुंडली बनाते हैं तो जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो एक फेरे वाली कुंडली का जो होता है वो n स्क्वायर गुना हो जाता है, यानी n स्क्वायर B1 हो जाता है। यहाँ पर n का मान में 3 दे दिया गया है, तो इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा वो 3 का स्क्वायर 9 यानी 9 B1 हो जाएगा। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवा दिया है। अब हमारा है 18 का क्वेश्चन। 18 क्वेश्चन में आपको क्या बताना है कि एक चालक में धारा पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है, तो चालक के ऊपर यानी चालक के ऊपर किस बिंदु पर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। यहाँ पर दोस्तों फिर से क्या दिया हो कि आपको एक यानी धारा यानी कि चालक तार इस प्रकार से दिया हुआ है,
इसके अंदर जो धारा प्रवाहित हो रही है वो कहाँ किस प्रकार से हो रही है, पूर्व से पश्चिम की हो रही है दोस्तों, इस डायरेक्शन में हो रही है, पूर्व से पश्चिम की ओर। तो आपको बताने की चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन इसके ऊपर किस डायरेक्शन में होगी। तो दोस्तों यदि अपन इस तार को यानी दाएं हाथ से पकड़ेंगे कि अंगूठा यदि हमारा धारा की डायरेक्शन में हो, तो दोस्तों यहाँ पर जो आपकी अंगुलियों का घुमाव होगा वो नीचे की ओर होगा, यहाँ पर जो अंगुलियों का घुमाव होगा वो हमारा ऊपर की ओर होगा। तो इस प्रकार से क्या होगा दोस्तों, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र इसके नीचे जाएगा तो यानी कि वो तो इस प्रकार से आएगा, और ऊपर यानी हमारा इस डायरेक्शन में जाएगा, ऊपर यानी क्या होगा, यानी कि उत्तर की ओर इसकी डायरेक्शन होगी। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। यानी दोस्तों यदि आप यानी अंगूठा होता है कि यदि आप इस डायरेक्शन में रखोगे यानी कि हमारा यानी कि पूर्व से पश्चिम यानी पश्चिम की ओर रखो, तो दोस्तों यानी कि ऊपर यानी आपके अंगुलियों को कर दो, तो हथेली की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में दोस्तों आपकी उत्तर की ओर में होगी, या अंगुलियों का घुमाव अपन करते हैं तो यानी कि इसके ऊपर वो भी हमारा उत्तर की ओर होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला, यानी इसकी जो डायरेक्शन हो जाएगी वो हमारी कौन सी हो जाएगी, उत्तर की ओर हो जाएगी। अब आपके लिए 19 का क्वेश्चन है। 19 के क्वेश्चन में हम क्या बताना है कि यदि एक आर त्रिज्या तथा एन फेरों वाली वर्तीय कुंडली में आई धारा प्रवाहित हो रही है तो चुंबकीय आघूर्ण किस प्रकार से परिवर्तित होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला मत कर देना। सॉरी दोस्तों यहाँ पर आपको स्क्वायर नहीं दिया हुआ, तो इन दोनों को यानी कि दोस्तों यहाँ पर एक तो यहाँ पर स्क्वायर कर लो और दूसरा स्क्वायर यहाँ पर कर लो। अब इसको अपन करते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पर दोस्तों में क्या बताना है कि आपके पास एक आर त्रिज्या तथा एन फेरों वाली कुंडली है और इसके अंदर आई धारा प्रवाहित हो रही है। तो आपको बताना कि जो हमारा चुंबकीय आघूर्ण एम होता है वो किस प्रकार से परिवर्तित होगा। दोस्तों चुंबकीय आघूर्ण का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा एन आई ए होता है। तो यहाँ पर आई का मान दोस्तों अपन यानी एरिया होता है, यहाँ पर इसका यदि अपन मान रखते हैं तो हमारा क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ से अपन क्या देखते हैं कि हमारा जो चुंबकीय आघूर्ण होता है दोस्तों वह आर स्क्वायर के समानुपाती होता है, यानी आर स्क्वायर के साथ यानी परिवर्तित होता है। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा दोस्तों वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला। यहाँ पर दोस्तों आप स्क्वायर कर लेना और यहाँ पर भी आप स्क्वायर कर लेना, यानी बी वाला ऑप्शन आपका 1/आर² है और डी वाला ऑप्शन आपका आर स्क्वायर है। तो हमारा जो चुंबकीय आघूर्ण होता है वो आर स्क्वायर के समानुपाती होता है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। अब आपका 20 नंबर का क्वेश्चन है। 20 नंबर वाले क्वेश्चन में हमें क्या बताना है कि चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न किया जा सकता है। दोस्तों आपको बताना कि हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, वो आपको बताना है कि किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है। एक गतिमान आवेश के द्वारा, एक परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा, या उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों याद रखना जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो गतिमान आवेश के द्वारा भी उत्पन्न होता है, और जो हमारा जो एक परिवर्तित विद्युत क्षेत्र होता है वो भी हमारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। दोस्तों हमारा जो मैक्सवेल यानी जो हमारा विद्युत चुंबकीय तरंग वाला चैप्टर होता है उसके अंदर पढ़ेंगे कि हमारा यदि हमारा कोई परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र होता है तो उसके कारण तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। यदि विद्युत क्षेत्र हमारा परिवर्तित हो रहा है, यानी लगातार हमारा यानी परिवर्तित होता है, तो उसके कारण भी हमारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो इन दोनों के एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। अब आपके लिए 21 का क्वेश्चन है। 21 के क्वेश्चन में आपको क्या बताना है कि एन फेरे प्रति मीटर वाली एक लंबी परिनालिका में आई एम्पीयर धारा प्रवाहित होती है, तो परिनालिका के सिरे पर चुंबकीय क्षेत्र होगा। दोस्तों आपको क्या बताना है कि एक हमारा एन फेरों वाली एक इस प्रकार से यानी कोई एक लंबी यानी परिनालिका है, इसके अंदर आई धारा प्रवाहित हो रही है। तो इसके एक सिरे पर आपको बताना है कि चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा परिनालिका के सिरे पर। दोस्तों परिनालिका के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र का जो फॉर्मूला होता है वो याद रखना μ0 होता है, लेकिन इसके एक सिरे पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है दोस्तों याद रखना इसका हाफ हो जाएगा। यानी सिरे पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है दोस्तों याद रखना इसके मध्य में जितना होता है उसका हाफ होता है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, यानी इसके सिरे पर पूछा गया है कि यानी परिनालिका की सिरों पर चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा तो वो हमारा जाएगा μ0I/2। अब आपके लिए 22 का क्वेश्चन है। 22 के क्वेश्चन में क्या बताना है कि 2 मीटर त्रिज्या वाले एक लंबे सीधे तार में 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो तार के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान होगा। हमें बताना कि दोस्तों हमारा जो एक 2 मीटर त्रिज्या वाले एक लंबा यानी कि 2 मीटर त्रिज्या का एक लंबा तथा सीधे तार में यानी एक सीधा तार है उसमें 2 एम्पीयर की धारा यानी 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो तार के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यानी दोस्तों इसके अक्ष पर आपको बताना है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो दोस्तों मैंने आपको क्या बताया था कि हमारा कोई भी एक धारावाहिक चालक तार है तो उसके बाहर तो दोस्तों हमारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, यानी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और उसके अंदर हमारा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता है इसके अक्ष के अनुदिश से। तो अक्ष पर दोस्तों हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है उसका मान हमारा 0 होता है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। अब आपका 23 का क्वेश्चन है। 23वां क्वेश्चन भी दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या दिया, एक इलेक्ट्रॉन जिसका द्रव्यमान एवं आवेश ये हैं 10⁶ मीटर पर सेकंड के वेग से चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है। यदि 0.0
यानी 1 मीटर त्रिज्या के वर्त पर यानी बनाता है तो चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा। दोस्तों आपको क्या बताना है कि आपके पास यानी एक इलेक्ट्रॉन है, वो किसी चुंबकीय क्षेत्र में यानी जब प्रवेश करता है तो वह यानी एक वर्तीय पथ पर गति करने लग जाता है। यदि मान लेते हैं दोस्तों इसके पृथ्वी की जो यानी रेडियस है वो r है, तो r का फॉर्मूला हम सब ने पढ़ा होता है, वो हमारा mv/क्यूबी फॉर्मूला होता है। यानी एक क्यू चार्ज का आवेश का जो हमारा एक पार्टिकल है, यदि वह बी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत v वेलोसिटी से प्रवेशित करता है, यदि उसका द्रव्यमान m हो, तो यानी वर्तीय पथ की जो त्रिज्या होती है दोस्तों उसका जो फॉर्मूला होता है ये हमारा mv/क्यूबी होता है। यहाँ से यदि अपन यानी b का फॉर्मूला निकालना चाहें तो हमारा mv/qr हो जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों इन सभी का मान रखेंगे और हमारा चुंबकीय क्षेत्र का मान यदि अपन यहाँ से अपन निकाल सकते हैं तो m का मान हमें दिया हुआ है 9 × 10⁻⁻31 और v का मान दोस्तों आपको 10⁻6 दिया हुआ है। और यानी इसका जो मान आवेश का मान 1.6 × 10⁻⁻⁻⁰ और हमारा जो इसकी त्रिज्या का मान आपको कितना दिया हुआ है 0.10, यानी इसको अपन 10⁻1 मीटर भी ले सकते हैं, 10⁻1 हो जाएगा। अब दोस्तों इसको यदि अपन सोल्व करते हैं तो 9 को यदि अपन 1.6 से यानी सोल्व करेंगे तो हमारा 5.6 हो जाएगा। यानी दोस्तों यदि लगभग यानी अपन 10 में 2 का भाग देते हैं तो हमारा कितना बचता है 5 बचता है। उसी प्रकार से 9 में यदि अपन 1.6 का भाग देंगे तो लगभग 5 के इक्वल आ जाएगा, तो यानी कि 5.6 हो जाएगा। यदि घात को यदि अपन देखते हैं कि ऊपर तो दोस्तों हमारा -31 और +6 यानी कि कितने हो गए -25 और नीचे यानी पावर कितनी हो गई -19 और -1 यानी 20 है। तो यानी ऊपर जाकर 20 हमारी प्लस की हो जाएगी, तो -25 में से 20 कटेंगे तो हमारे 10 की पावर कितनी बचेगी -5। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। यानी दोस्तों हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा 5.6 × 10⁻5। अब हाँ चॉइस का क्वेश्चन है। चॉइस के क्वेश्चन में अभी क्या बताना है कि चुंबकीय क्षेत्र बी की विमा, दोस्तों आपको बताना है कि हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र होता है बी उसकी डायमेंशन आपको बतानी है कितनी होगी। तो दोस्तों याद रखना चुंबकीय क्षेत्र बी की जो विमा होती है उसका यानी विमा निकालनी हो तो आपको चुंबकीय बल का ये फॉर्मूला याद होना चाहिए QVB। तो यहाँ से अपन देखते हैं कि बी का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो F/QV आपका प्राप्त हो जाएगा। तो F की विमा हमसे जानते हैं m1L1T-2 होती है और Q की विमा यानी दोस्तों यानी I/T यानी T1 होता है। और दोस्तों v की विमानी मीटर पर सेकेंड यानी हमारा L और T-1 होता है। तो T-1 से हमारा T कैंसिल हो जाएगा और दोस्तों ये L है यानी ये L से कैंसिल हो जाएगा। तो इसकी जो विमा आपको प्राप्त हो जाएगी हमारी m1 और T-2 और ये ऊपर आ जाएगा A, तो A-1 हो जाएगी। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी m1 T-2 A-1। तो इस प्रकार से इसकी विमा की हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी वाली। अब आपका 25 नंबर का क्वेश्चन है। 25वें क्वेश्चन में हमें क्या बताना है कि एक आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के में गति करते समय परिणामी बल अनुभव करता है। दोस्तों आपको बताना है कि हमारा कोई भी एक यानी चुंबकीय क्षेत्र है, उसके अंदर कोई आवेशित कण गति कर रहा है, तो आपको बताना है कि वह चुंबकीय बल अनुभव करेगा क्षेत्र की दिशा में, क्षेत्र के विपरीत, क्षेत्र की दिशा, वेग की दिशा दोनों के लंबवत या उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए दोस्तों याद रखना हमारा यदि कोई भी है ना कोई चुंबकीय क्षेत्र हो उसके अंदर यानी जो हमारा जो चुंबकीय बल है नहीं वह तभी कार्य करता है जब वह चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत यानी प्रवेश करे। और चुंबकीय बल लगता है दोस्तों वही इन दोनों के लंबवत लगता है, यानी हमारा वेलोसिटी और चुंबकीय क्षेत्र पहले से यानी परपेंडिकुलर होते हैं और जो चुंबकीय बल होता है वो इन दोनों के ही परपेंडिकुलर लगता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी जो इस पर लगने वाला जो परिणामी बल होता है वह क्षेत्र की दिशा तथा वेग की दिशा दोनों के लंबवत होता है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, ऑप्शन नंबर सी वाला। दोस्तों यानी कि इसके 50 क्वेश्चन है, यानी मैंने आपको 25 क्वेश्चन करवा दिए हैं। वैसे तो दोस्तों मैं 50 क्वेश्चन इसी वीडियो में करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जो वीडियो वो बहुत बड़ा हो गया है। तो यानी बचे हुए जो 25 क्वेश्चन है उसका दोस्तों अपन सेकंड पार्ट लेकर के आएंगे। तो इसी प्रकार से दोस्तों सभी चैप्टर होंगे उसका यानी अपन दोबारा से यानी टॉप इंपोर्टेंट 50 MCQ सीरीज चला रहे हैं। तो हर चैप्टर को अपन 2 पार्ट में करेंगे, टोटल इसके 60 पार्ट होंगे। यानी दोस्तों आप जो 2 मंथ के अंदर इसका जो टोटल यानी आपके जो MCQ वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो दोस्तों आप हमारे साथ रेगुलर जुड़ जाइए, आपको ऐसे ही अच्छे क्वेश्चन रेगुलर प्रोवाइड कराए जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।